कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रोग्राम में प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ मेट्राइज के डायरेक्टर हैं मनोज सिंह जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी लेके आए हैं 15-20 कागज, तो इसमें कुछ है उल्टा रख दिया आते हैं इन्होंने कि कोई देख ना ले। सर, लाए तो बताने के लिए लाए होंगे ना, लेकिन चल रहा है दूसरा। आप कहाँ तक जाएंगे आगे तक वो देखना है। आप जहां तक चलना चाहें हम वहां तक जाएंगे। हमारे पास 6:30 बजे तक का समय है सर। ठीक, तो आज खबर जो है वो ये है कि ये है खबर बतानी क्यों, दिखा देते हैं जब दिखा सकते हैं। ये रही खबर, ये खबर है। तो ये नितिन नवीन जी का नॉमिनेशन हो गया आज, और वो बीजेपी के अध्यक्ष कल बन जाएंगे। और ये इस फोटो में जो खास बात है वो आपको देखनी चाहिए। इसमें आपको बीजेपी के चार राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। 3 पूर्व और 1 अगले कुछ घंटों के लिए हैं। जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, गृहमंत्री अमित शाह जी और नितिन गडकरी जी। और फिर एक फोटो साथ साथ आप ये भी देख लीजिए, ये वाली भी देख लीजिए, जिसमें जो है वो प्रस्तावक बने हैं। अब इतने बड़े बड़े लोग प्रस्तावक बने हैं नितिन नवीन जी की उम्र है 45 साल। इन सबका अनुभव जोड़ दें तो 150 साल तो इनका अनुभव है, जितने लोग इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इस फोटो में वो लोग भी हैं जो रेस में भी थे अध्यक्ष बनने की। खैर, जो सोचा जाने दीजिए, विद्वानों ने जो सोचा। ठीक, तो ये है। लेकिन हमारा आज का सब्जेक्ट नवीन जी और राहुल जी। नवीन जी 45 के, राहुल जी 55 के। 55 कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती पॉलिटिक्स में, बस मन लगना चाहिए तो रिजल्ट्स आते हैं। अब नितिन नवीन जी को अभी देखना होगा, उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अगर उनके प्रेडिसेसर आप जेपी नड्डा जी का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने 1 लोकसभा लड़वाया, लोकसभा जीते, और 24 का जीते तो जीते जैसे भी, और 33 उन्होंने शायद विधानसभा चुनाव लड़वाए। 60% उनका विधानसभा चुनाव में भी सक्सेस रेट है। तो चुनावों में 60%, एनीथिंग अबव 50% इज गुड, इज पॉजिटिव। तो वो तो 60% चुनाव उन्होंने जिताए हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो ये कि बीजेपी का ग्राफ तो यूं जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का ऐसे भी चले तो ठीक है, ये नीचे ही जाता है। प्रॉब्लम ये है, अब इस साल बहुत सारे इलेक्शंस होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो बातें कही वो सुनने वाली थी, जो उन्होंने काजीरंगा में जो उन्होंने कहा कि आप पिछला 1.5 साल निकाल के देख लीजिए, देश का भरोसा बीजेपी पर बना हुआ है। नंबर 1 पसंद बीजेपी बनी हुई। बात ठीक भी लगती है। महाराष्ट्र से शुरू हुए थे, महाराष्ट्र के साथ हरियाणा का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद अगली बार दिल्ली और बिहार पिछले साल हो गया। तो ये 4 बड़े राज्य जो है उन्होंने जीते, और बहुत चुनौतीपूर्ण राज्य थे। आज इस साल और बहुत बड़े इलेक्शन होने भी, बंगाल का होगा, असम का होगा, तमिलनाडु का होगा, केरल का होगा, पुडुचेरी का होगा। और कांग्रेस को 2-3 राज्यों में चांसेस दिखाई देते हैं। केरल में तो बहुत ब्राइट चांसेस दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि केरल में हम सरकार बना ही रहे हैं, इस बार मुख्यमंत्री ढूंढा जा रहा है वहाँ तो। और दूसरा, उनको असम में एक स्कोप दिखाई देता है। तमिलनाडु में भी डीएमके के साथ गुटी चढ़ गई तो चढ़ गई वाली बात है, साथ में तो वो हैं ही उनके। तो ये साल कांग्रेस के लिए ठीक हो सकता है। लेकिन पहले ज़रा नितिन नवीन जी की बात कर लें। सर, हमने कई बार बात कर ली है, नितिन नवीन जी का काम जो है कल से, चुनौती कल से ही शुरू है। बिल्कुल, फर्स्ट डे से। और उनको अपनी एक लेगेसी उनको साबित करना होगा कि जिन लोगों ने उनका चयन किया, उनकी अपेक्षा पर खरे उतरे। उनका फैसला ठीक था। यस, क्योंकि उनके जो है असफल होने का असर केवल उन पर नहीं पड़ेगा, जिन लोगों ने उनको चुना उन पर भी पड़ेगा। कि आप किस तरह का आपने सिलेक्शन किया, क्या क्राइटेरिया बनाया था, किस आधार पर चुना था, और जिनको आपने रिजेक्ट किया वो भी सवाल उठेगा कि भाई इनको क्यों रिजेक्ट किया। तो इसलिए उनकी चुनौती ज़्यादा बड़ी है। अनुभव, अगर कोई कमी है तो थोड़ी सी अनुभव की कमी है। उम्र कम है तो जाहिर है कि अनुभव कम होगा। तो हैंड होल्डिंग के लिए इतने लोग बैठे हैं। हैंड होल्डिंग के लिए इतने लोग हैं। उसके अलावा जिस तरह से ये संगठन काम करता है, संगठन मतलब सब मिलजुल कर, उस तरह से ये काम करता है। तो ये संगठन ऐसा है, कोई भी कैडर बेस्ड पार्टी है, केवल भारत में तो 2 ही पार्टियां हैं। एक कभी लेफ्ट हुआ करती थी, जब धीरे धीरे जो है विलोपन की ओर बढ़ रही है। दूसरी बीजेपी है, जहां कैडर नेता बनाता है। जी, तो आप जब तक कैडर के साथ हैं और विचारधारा के साथ हैं, आपका कद जो है उससे बहुत बड़ा दिखता है।
जैसे ही आप कैडर को छोड़ेंगे, विचारधारा को छोड़ेंगे, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। ठीक कॉन्ट्रास्ट करते हैं सर कांग्रेस से इसको। राहुल जी के पास कैडर नहीं है, कैडर नहीं है, विचारधारा की बात, विचारधारा नहीं है कोई। लोग कहते हैं कंसिस्टेंट है, कम से कम 11 साल से मोदी से लड़ तो रहे हैं। नहीं, क्या, किस विषय, किस मुद्दे पर, किस मोर्चे पर लड़ रहे हैं? तो अगर लड़ रहे हैं तो हार रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लड़ाई की जो स्ट्रेटजी है वो गलत है। क्या स्ट्रेटजी पर कोई रीथिंकिंग हुई है, कोई चिंतन मनन हुआ है कि हमसे ये गलती क्यों हुई? इस राज्य में जहां हम जीतने वाले थे, सबसे ताज़ा उदाहरण जो है हरियाणा का ले लें, मानकर चल रहे थे सब लोग। और ये पिछले 3-4 सालों में ये पहला उदाहरण नहीं है। पंजाब चुनाव से 6-7 महीने पहले तक लगता था कि कांग्रेस तो आ ही रही है, सरकार तो बन ही रही है, सीटें हो सकता है कम हो जाएं। बुरी तरह से हार गए, मतलब सफाया हो गया। उसी तरह से हरियाणा में हुआ। तो जीतता हुआ चुनाव जब हार जाते हैं, देखिए चुनाव में हार जीत तो किसी भी पार्टी की हो सकती है, सब पार्टियां कोई पार्टी नहीं कह सकती कि हम कभी हारेंगे नहीं, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम सब जीतेंगे ही। तो और बीजेपी का तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप कुल देखेंगे जनसंघ के समय से, तो हारने का ज्यादा है, जीतने का कम है। झारखंड हारे ही ना, लोगों को लग रहा था निकालेंगे, हार गए। तो झारखंड हारने के बाद बीजेपी ने ये शिकायत नहीं की कि वो कब्जा कर लिया, वो बेईमानी कर ली। सवाल ये कि कांग्रेस कब तक अपनी हार का कारण बाहर ढूंढती रहेगी? जब तक आप अंदर समीक्षा नहीं करेंगे कि हम क्यों हारे, कौन से मुद्दे हमको उठाने चाहिए थे नहीं उठाए, कौन से नहीं उठाने चाहिए थे और उठाए। सर बड़ा आपने सही बात पे हमको ले आए आप। जैसे राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, चलिए नितिन नवीन का बता देता हूँ आपको। आने के बाद से इनकी जो 2 बड़े दौरे हुए हैं, दोनों दक्षिण के दौरे हुए हैं सर। एक में पुडुचेरी गए थे, एक में तमिलनाडु गए थे, ये फिर एक बार बिहार गए थे वो अपने यात्रा स्वागत यात्रा वगैरह में। मगर फोकस क्लियर कर दिया, दक्षिण भारत तमिलनाडु हमारा फोकस है। अमित शाह जी लगातार केरल में टाइम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बंगाल असम देख रहे हैं। चारों के ऐसा लग रहा है कि टास्क जो है वो बटे हुए से हैं। बंगाल मतलब गृहमंत्री का सब जगह ही दखल होगा, वो बंगाल भी वो गए थे। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी पहले तो न्यू ईयर मनाने के लिए बाहर गए, चलो आप कोई बात नहीं, आप चले गए, वापस आए। वापस आने के बाद वो जाते हैं एक स्कूल के फंक्शन में तमिलनाडु। उस वक्त तक इंदौर की सारी घटना हो चुकी है, 24 लोग मर चुके हैं जहरीले पानी से। वो पौंडीचेरी से लौटते हैं, यहाँ 1-2 संगठन की अपनी बैठकें करते हैं, उसके बाद टाइम निकाल के इंदौर जाते हैं। मतलब जब तक मुद्दा अपनी मौत मर गया, तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए। देखिए सौरभ, आप जो कह रहे हैं, देखिए सही बात यह कि राहुल गांधी तो अध्यक्ष पहले बने थे ना, तब क्या किया, इसी तो हार करके वो हो गए। तो अभी भी ना वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं है, चूंकि हम लोग अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। इनका देखिए छत्तीसगढ़ भी नवीन जो है, आप छत्तीसगढ़ में भी उनको सहप्रभारी टाइप बनाया गया, वहीं से नजर में आए। उनका जिताने नहीं, उसके पहले नहीं, सिक्किम मेरा जहाँ तक मुझे याद है, सिक्किम हो सकता है। जैसे आपने कहा राष्ट्रीय स्तर का एक यदि वो हो, बिहार के होते हुए जैसे होता है, जो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी भी, आडवाणी जी भी सोचते थे कि लॉन्ग टर्म में हम किन लोगों को आगे देख रहे हैं। मैं जो कुशाभाऊ ठाकरे माने स्कूटर पर जाते थे, अध्यक्ष नाते भी स्कूटर पर जाकर, मान लो मध्य प्रदेश में या किसी और शहर में करना है, तो क्या भाई सौरभ चलो देखते हैं कौन आदमी क्या कैसे कर रहा है, उस इलाके का है। बड़े नेता स्काउटिंग करते रहते हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इवन मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कांग्रेस में राजीव गांधी का तो कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी जब वो बने, उन्होंने एक डेवलपमेंट सेल बनाया। जब सुरेश पचौरी बीजेपी में आ गए हैं, ही वॉज इंचार्ज, एक और थे राय करके, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो उनको बनाया गया। आप संगठन में जिला स्तर पर कैसे काम हो सकता है, चाहे आप मॉडर्न ढंग से करें। राहुल गांधी इसीलिए, कई बार लोग मुझे कहते हैं आप क्यों इतना क्रिटिकल है, हैव सीन संजय गांधी, कितनी बुराई इमरजेंसी होते हुए, प्रदीप जी यदि वहाँ रहे हैं यूपी में, मैं गया हूँ उस जमाने में से, सड़क श्रमदान, उसमें अलग बात है कि महेश जोशी मध्य प्रदेश के थे, देश भर के वर्ग बुराए। अमेठी की सड़क उस समय बनाई गई जब इमरजेंसी लगी, आगे के लिए सोचा गया था संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे 80 में। तो एक काम करने का तरीका होता है। संजय गांधी पॉलिटिकल अक्यूमेन था, पॉलिटिकल कब, इस तरह की भाई पेड़ लगाओ, परिवार डिवीजन तो बहुत ही खराब रहा, शिक्षा साक्षरता पर बात करना है, ये इस कुछ प्रोग्राम ठीक थे। उससे ज़्यादा नीचे जो लोग थे, जैसे महेश जोशी का नाम लिया जो इज नो मोर, ऐसे लोग साथ में हों जिनके बल पे, तो मेरा कांग्रेस में राहुल गांधी का 0 मैंने इनमें से आप कहिए कि 100 में से 1 नंबर भी देंगे। कई बार लोग बहस करते हैं, हमारे और भी मित्र हैं, पत्रकार भी हैं, मैंने चूँकि जिन्होंने भी उसको देखा हो, संगठन की बात करेंगे, इसलिए कि नवीन यदि 4 इलेक्शन जीता हुआ है,
कोई ज़्यादा नहीं, हम लोग भी नहीं ज़्यादा जानते परिचित रहे, लेकिन उनके पिताजी थे नवीन सिन्हा। मैं रहा हूँ वहाँ बिहार में भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ लो प्रोफाइल रह के अपना काम करते रहे और खाली पद के लिए ना हो। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस समय आपका इतना बड़ा संकट है, उत्तर भारत में आपको चुनाव सबसे ज़्यादा जीतता है, आपको कर्नाटक में वहाँ जो तो वैसे ही अभी तय नहीं हो पा रहा है। आप ही बताइए, एक अध्यक्ष है जो अपने स्टेट का फैसला नहीं कर सकता, उसको तो आपने अध्यक्ष बना रखा है, तो कैसे आप इनकी तुलना करेंगे? तो होल जनरेशन के हिसाब से भी मैं इसलिए तुलना कांग्रेस से किया क्योंकि आप राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं। राहुल गांधी इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यदि कोई मुझे कहेगा 100 में से 10 देंगे तो मैं 10 भी नहीं दूंगा। अरे मुझे ये बताइए, कांग्रेस की प्रॉब्लम राहुल गांधी है या राहुल गांधी की कोई प्रॉब्लम है जिसका वो हल नहीं ढूंढ पा रहे? कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? बोले मैं बड़ा ब्लंटली पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा तो यही मानना है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस में जो लोग कुछ कर भी सकते हैं वो बिल्कुल बेचारे रोते रहते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मतलब दलित नेता, मैंने कल मेरे पास फ़ोन आया, मैं आप बताइए आश्चर्य करेंगे, उनको ये अंदाज हो क्या होगा। अब ये देखिए, दलित उस जमाने में जीता ही, मैंने उसके समय में भी वो वहाँ MP रहा, हिरवार एक नाम है। अब वो उसको लगता है कि भाई दिग्विजय सिंह हो गए तो कम से कम मैं जैसा इतना दलित के नाम पर ये बात करते हैं, कोई चांस होगा। मैंने कहा भाई वेणुगोपाल या उनके हाथ पे कोई चक्कर लगाया कभी? नहीं, मैं जाऊँ तो मिलेंगे कभी? कोई नहीं मिलेगा। नहीं, वेणुगोपाल साहब अपना मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, उनको केरल की नहीं, ज्यादा और चिंता दूसरा है कि मुझे किसी वहाँ स्टेट CM के भी बनना है। सही आदमी को राज्यसभा में आने दें जो दलित हो, इस नाम पर नहीं आएगा। दलित के नाम पे ऐसा ये कोई भी हो। एक्चुअली प्रॉब्लम्स आप जैसे आपने कहा ना, बिल्कुल यही है। जिसको संगठन चलाना है उसको अपने मुख्यमंत्री बनना है। जो अध्यक्ष है, आपने ठीक कहा, वो अपनी स्टेट का झगड़ा नहीं सुलझा पा रहे, उनको लगता है बेटे का काम किस तरह आगे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी चल रही हैं। अब राहुल गांधी ने वैसे इस बीच संगठन की काफ़ी बैठक ली है उन्होंने। आज शायद पंजाब की होनी थी, आज या कल में। उससे पहले तमिलनाडु की बैठक वो ले चुके हैं, आसाम की बैठक वो ले चुके हैं। तमिलनाडु और असम और केरल, इन 3 राज्यों को लेकर कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट कैसे दिखते हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे दोनों लोगों ने किया, जब परिश्रम से कोई चीज़ पाते हैं, संगठन में पाए चाहे कोई पाए, उस पाए हुए पद को बचाने के लिए और परिश्रम करना होता है। राहुल गांधी को पद के लिए कभी परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि ये पद मेरे लिए आरक्षित है तो हम वो करेंगे नहीं। तो उनसे आप बहुत बेहतर करने की यदि आप उम्मीद करते हैं तो शायद हम लोगों की गलती। तो किसी को अच्छा नहीं लगता, ऐसा थोड़े कि उनको कचोटता नहीं होगा कि हार कचोड़ता है, लेकिन कमेंट्री होती है मेरे बारे में या मेरी पार्टी क्यों नहीं जीत रही है चुनाव। देखिए, एक आपको बता रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ चुनाव की बात कर रहे हैं। जब रमन सिंह वहां मुख्यमंत्री थे, हम दोनों लोग एक फ्लाइट में थे, आगे पीछे की सीट पे थे। मैंने उनको अपना परिचय दिया, मेरे सीट पे उन्होंने बुलाया अपने पास, और जब मैंने उनको बताया कि रमन सिंह हार रहे हैं तो मुझे मेरे चेहरे करीब 5-7 मिनट देखते रहे, और पीछे में जो भी उनके कार्यकर्ता थे वो मुझे खींचने की कोशिश कर रहे थे, ये बताने के लिए कि शायद मैं बताऊं कि ना बताऊं। जब मैंने पूरे उनको फिक्र बताया कि इतना बीजेपी का ये स्थिति है और रमन सिंह हार सके चुनाव, तो कह रहे हैं कि आप अपने आंकड़े को ठीक कीजिए, शायद आप गलत जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आपके आंकड़े चैनल पे ठीक हो और आपको लोग सुने। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि क्या स्थिति है, वो मुझे बताना चाह रहे हैं कि आप सफल होइए, मेरी सफलता को छोड़ दीजिए। यदि दूसरा कोई भी सीरियस नेता होता तो उस पर बैठता और जानकारी हासिल करता। तो राहुल गांधी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दूसरे का सुनना कम, अपना सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं। और संगठन में वो जीतने के बाद एक बार उनके ऑफिस से फोन भी आया कि भाई आपके आंकड़े सही हुए और आपको बुलाया जाएगा, मेरा नंबर लिया गया था। आज तक उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने आंकड़े कैसे प्रेजेंट किए। 2017 में बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस गुजरात का अहमद पटेल के साथ काम किए हुए थे, और वो पूरी चुनाव यदि किसी ने हरवाया था तो राहुल गांधी ने हरवाए थे। अहमद पटेल का जो आलक्षण लगता था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेट है, वो हम लोगों ने देखा था कि राहुल गांधी किस तरीके से चुनाव कराया। जिग्नेश, हार्दिक और अर्पेश के आने के बाद पूरी कांग्रेस की प्रचार ही अलग हो गई थी। और कांग्रेस 99 वाला चुनाव ना, जिसमें बीजेपी 99 पे आ गई। बीजेपी 100 के नीचे। अब उस स्थिति में आप देखिए कि जब नेता इतना सीरियस न हो तो क्या हो। अब रही बात नितिन नवीन के, इनके पिताजी भी उतने ही सॉफ्ट थे जितना ये हैं, और कम से कम इतना तो है कि बिहार में इनको जानने वाले तो थे ही, वहां से निकलकर इन्होंने छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा काम किया। भले सप्रभारी थे, लेकिन लोगों के साथ संवाद बनाकर कार्यकर्ताओं के साथ ही आगे बढ़ते चले गए। और अभी बंगाल में जो कहा जाता है कि प्रूव होना देंगे, इस साल रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा उनका, अभी आ जाएगा 4 और सबसे बड़ा उनका रिपोर्ट कार्ड बंगाल है, जहां उसको सोच के बनाया गया कि भारत में सबसे अधिक कायस्थ कहीं रहता है तो बंगाल में रहता है, 40 लाख से ऊपर रहता है। तो सबसे अधिक पहले तो उनकी परीक्षा बंगाल से शुरू। अभी तो बंगाल सीधा कर दीजिए ना, इसको कब बताएंगे आप इसको? नहीं, उस पर चला जाए। अरे राहुल जी, वैसे ये पता लगा है सर, एक संविधान बचाओ पदयात्रा भी शुरू करने वाले हैं 26 जनवरी से, और ये 1 साल लंबी राष्ट्रव्यापी पदयात्रा हो सकती है। मतलब उनको ये पता लग गया है कि मैं जब
ये चलता हूं। जी राम जी के खिलाफ जो आंदोलन होना था उसका क्या वो हुआ? चल रहा है, कल जा रहे हैं रायबरेली। अच्छा। कल रायबरेली में सभा कर कहाँ रहे हैं। चल रहा है, कोई खबर तो 30 उसकी आ नहीं पंचायतें करेंगे वो। 30 महापंचायतें कांग्रेस पार्टी करने वाली है। यूपी पे फोकस भी है उनका। कल राहुल गांधी जो है वो रायबरेली जाने वाले हैं। यूपी भी तो 1 साल में ही हारा है ना सामने। तो अब आप बताइए, भी तो इस साल बंगाल, असम और उसके बाद फिर अगला यूपी शुरू हो जाएगा। यूपी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मायावती जी साथ आ जाएं तो कुछ बात शायद बन जाए। मायावती जी, अखिलेश, कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ लें चुनाव। भाई सवाल ये है कि मायावती जी कांग्रेस के साथ क्यों आ जाएंगी? अखिलेश के साथ आने की बात तो समझ में आ सकती है, दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ है। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस को तो चाहे अखिलेश से अलायंस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी से हो, उनको देना ही देना है कांग्रेस को। तो आपकी जेब में जब कुछ नहीं है तो आप कहिए मिल के चल के जो है। लगता है भाई मुसलमान हमारे साथ है, कुछ दलित हमें वोट देता है और ब्राह्मण नाराज अगर चल रहे हैं तो वो भी आ जाएगा हमारे पास। नहीं, देखिए लोकसभा चुनाव तक तो ये डर अखिलेश पर काम कर गया और ये डर उनका शुरू हुआ था कर्नाटक से। कर्नाटक फिर तेलंगाना, दोनों जगह मुसलमान गया कांग्रेस के साथ, तो उनको डर था कि कहीं यूपी में भी ऐसा ना हो। लेकिन विधानसभा चुनाव अलग है। विधानसभा चुनाव में मुसलमान वोटर को कोई शंका नहीं है कि बीजेपी को कोई हरा सकता है, लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी। तो वहाँ से तो मुसलमान जो है विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को छोड़कर नहीं जाने वाला। कहीं कोई कैंडिडेट स्ट्रांग है लोकल लेवल पर, उसकी बात अलग है, वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने का मतलब है गिरी हालत में भी 12%, 12.5% वोट पक्का है। तो कितना सर आपको वो दरवाजा तो ट्रांसफर मायावती जी ने खुला रखा ना, जब उन्होंने कहा कि सवर्ण वोट, ब्राह्मणों की शिकायत वाली बात जब उन्होंने कही हमारा साथ दे दें, तो अगर तो वो तो 2007 में भी उन्होंने कही थी। उन्होंने जो है भाईचारा सम्मेलन कराए थे अलग अलग जातियों के। कोई नई बात नहीं कही है उन्होंने, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने की बात कभी नहीं कही उन्होंने। एक ही बार बीएसपी कांग्रेस के साथ गई थी 96 में। अच्छा, हाँ, क्या हुआ सर तब? कांग्रेस उसके बाद कभी खड़ी नहीं हो पाई उत्तर प्रदेश में। अच्छा। कांशी राम ने इंश्योर किया कि 125 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे कांग्रेस को। तब 425 सीट हुआ करती थी, यूपी का डिवीजन नहीं हुआ था। जो पार्टी दशकों तक राज किया हो जिसने उत्तर प्रदेश में, 425 में से 125 सीटों पर लड़ी और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद कांग्रेस का संगठन, देखिए जब आप सीटें कम धीरे धीरे लड़ते जाते हैं तो उन जगहों से आपका जहां नहीं लड़ रहे हैं संगठन आपका खत्म होने लगता है। आपका कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में चला जाता है, घर बैठ जाता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि आपका संगठन, आपको पता नहीं चलता कि जमीन पैर के नीचे से कब खिसक गई। वो हुआ उत्तर प्रदेश में, वो हुआ बिहार में, वो हुआ बंगाल में, हुआ आंध्र प्रदेश में। एक्चुअली ये उनका एक कंफ्यूजन है, राहुल गांधी का ही क्रिएटेड कंफ्यूजन मैं तो मानता हूं, क्योंकि इसमें जितना हमने पढ़ते हैं हम, राहुल गांधी इस पक्ष के बताए जाते थे बिहार इलेक्शन से कि भाई अकेले चलो, यूपी बिहार में अकेला अपना। हमने खूब सुना कि कहा कि प्रभारी ने इनके यूपी में कि हम सारी सीटों पर लड़ने का दमखम रखेंगे। फिर तमिलनाडु में इन्होंने डीएमके के खिलाफ काफ़ी शिकायतें करना शुरू किया। अब खबर आई कि तमिलनाडु को लेकर मीटिंग जब हुई दिल्ली में राहुल गांधी के साथ, तो उसमें साफ साफ निर्देश दिया गया डीएमके के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, हमारा वहां पर अच्छा कोलिशन चल रहा है। क्यों नहीं बोलेगा? हाँ, उन्होंने कहा 29 में हमारी लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। तो भाई पहले जो सामने सवाल ये है कि आप जो सोच रहे हैं कि डीएमके का साथ छोड़ेंगे तो विजय के साथ जाएंगे, तो आपको भविष्य की पार्टी दिख रही है, तो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? वही तो तय ही तो नहीं हो पाता। अगर ये लग रहा है आपको कि विजय जो है भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है तमिलनाडु का, और वो नंबर 1 पार्टी हो सकते हैं या होने की संभावना है, तो आधा इधर आधा उधर में तो आप किसी तरफ के नहीं रहेंगे। तो आपको एक फैसला तो लेना पड़ेगा। आप तो इतने लंबे समय से कांग्रेस डीएमके के साथ हैं, तो डीएमके एक तय करती है आपको 18-20 सीटें देती है विधानसभा में और 10 सीटें देती है लोकसभा में, और विधानसभा चुनाव के बाद कहती है सरकार में शामिल मत होना, सरकार में शामिल नहीं करती है, और आप इसको स्वीकार करते हैं। शिकायत ही वही है, दर्द ही है ये कांग्रेस का। और तो सवाल यह है कि क्या विजय ने ऐसा आश्वासन दिया है? विजय से किसी ने बात की है? सिर्फ एक बार जो सार्वजनिक रूप से जानकारी है, एक बार राहुल गांधी ने वो करूड़ का जो हादसा हुआ था उसके बाद फ़ोन किया था,
तो अब तो चुनाव अप्रैल में, मतलब फरवरी के आखिर तक जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो कब अलायंस की बात अब तो करेंगे? जो आया अखबारों में उससे तो ये लगता है कि उनको अब तमिल डीएमके के साथ जाने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को फिलहाल तो तमिलनाडु। फिर वो कंफ्यूजन भी तो दूर करना और ये चाहिए। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसीलिए है उनका जाना नहीं, ये इनडिसीजन, हाँ। वो भी तमिलनाडु जिस स्टेट को, बिकॉज कांग्रेस में इस वक्त साउथ लॉबी बहुत हैवी है। सौरभ जी, आप अभी होकर के आए जी। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करके प्लेन में चूंकि आगे जल्दी से पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी व्हील चेयर पे चलना चाहते हैं, वहां जाकर के एकदम हो जाते हैं कि तुम्हें पायलट ही बन जाऊंगा। प्रॉब्लम इज मैं इसलिए आपको उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंकली। आप देखिए कुछ लोग सचमुच इनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन लगता है कई ऐसे लोग हैं जो विदेश से भी आते हैं, तो वो महिला है तो उन्होंने हमारे मित्रों ने बताया कि हम ले लेते हैं ताकि ठीक है अपना आराम से चले जाएंगे कि कुछ है। राहुल गांधी सबकी बैसाखियाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके बाद बैसाखी को प्लेन से नीचे फेंक देना चाहते हैं। भाई आप कब तक, लालू यादव यही तो है, लालू यादव अदालत जब जाते हैं तो व्हील चेयर पर जाते हैं, बाकी पहलवान की तरह सबसे टिकट बांटते हैं। तो द प्रॉब्लम इज राहुल गांधी का जो आप अभी कह रहे हैं, इतना कभी को एक ने सलाह दिया तो सोचे चालाकी से हम कर लेंगे, शॉर्टकट, जैसा मनोज जी भी कह रहे हैं ना कि हम सोचे हम तो जीत ही जाएंगे, हम इसको कर लेंगे। आप एक तरफ कहेंगे राजीव गांधी के एसोसिएशन में नरसिंह राव की सरकार को बर्बाद कर दिया था ना इन्होंने, कि डीएमके ने ही वाज पार्टी ऑफ, वो तो पूरे डॉक्यूमेंट्स से उसके डिटेल्स है सीबीआई की इंक्वायरी में। आप कभी उनके साथ जाने के चक्कर, तो कई लोग जो पुराने लोग हैं, इन्होंने अहमद पटेल का नाम लिया, तमिलनाडु का सेक्रेटरी आया, अहमद पटेल खुद ने मुझे बताया, मैं किसी का अपॉइंटमेंट कहता है जी मैं तो सेक्रेटरी को खाली कहा कि राहुल जी से मिलेंगे, तो वो बेचारा एक हफ्ते अपने खर्चे पर रहा, सेक्रेटरी को बहुत बड़ा पद नहीं था जी, पावर में भी नहीं थे मैंने अहमद पटेल जिंदा थे, और उन्होंने उसके अहमद पटेल के कहने के बाद भी उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, गुजरात को छोड़ दीजिए। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और वो आदमी जो 10 साल सरकार आपकी जब रही तो आपकी माता जी के पॉलिटिकल 10 साल नहीं सर, वो पुराने बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी वो आपके साथ रहा। तो कह रहा हूँ सर, चलिए 10 इसलिए कि चलो सरकार में थे उस वक्त आप जाते, इतने इंपॉर्टेंट आदमी की सलाह लेना भी बंद कर दिया राहुल गांधी ने, ऐसा ही कहते हैं। सलाह भी छोड़िए, तो कोई आदमी रिक्वेस्ट दे दी, आप भी नहीं फोन करके कह दे किसी को, आज भी नड्डा जी क्या वालों कहेंगे भाई देखो तमिलनाडु से आया है, तो वो सोचेगा चलो यार सुबह 5 मिनट भेज देना, दर्शन करते ही निकल जाएंगे। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है, बट एनी बडी पार्टी की हालत ये जो आप कह रहे हैं ना, संगठन से कोई लेना देना नहीं है। आप जो कहीं मीटिंग करते हैं तो क्या वो खुद अपना भाषण देके कहेंगे तुम कहोगे जाए, ये ठीक है, आदमी को एक विश्वास पैदा करने के लिए आपका लीडर कहता है हम हारे या जीते। आपने कहा मैं दूसरी समझ दूँ, वो नहीं कहते कि मैं जीतना है। पिछले चुनाव में भी वो कहा कि हमें जीतने के लिए लड़ नहीं, हम तो आगे ही लड़ रहे हैं। मुझे लोग फोन पे बताते थे कि वो कहते नहीं जीतना हमको, तो लड़े, फिर अकेले लड़े ना। नहीं, फिर मैं क्यों करूँ काम करूँ, मैं कह रहा हूं, फिर तय कर लें कि हमें अकेले लड़ना है। अकेले लड़ना है तो चुनाव के समय नहीं, हाँ पहले से इसकी तैयारी जो है पहले से होती है, 5 साल चुनाव हारने के बाद से मैं कह रहा हूँ अभी यूपी भी अकेले लड़ रहा है, तो फिर तय करें और अकेले उसी की तैयारी करें। और दूसरा हिम्मत इसलिए नहीं है कि मनमोहन सिंह से एक बार मैं कोई बहुत सीरियस ऐसी चीज डॉक्यूमेंट की बात थी, उनने कहा आई डोंट वांट टू कन्फ्रंट, क्योंकि पार्टी भी उनको नहीं तैयार होने देती कि आप किसी को एक्सपोज करिए। तो आप यदि बताइए कि आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आई डोंट वांट टू कन्फ्रंट, सोनिया गांधी कहेगी इनसे लड़ो मत मनोज जी से, है ना भाई, कल कौन पड़ेगा इनसे। आपने भी एक बात कही, आपने जो व्हील चेयर वाला उदाहरण दिया कि भाई बैसाखी यूज करनी है, व्हील चेयर यूज करनी है, कोई पुश करेगा, साथ साथ चलेंगे, पैर भले ठीक हो, वहां पहुंच के फिर अपना उतर जाएंगे, फिट हो जाएंगे। अरे ये आरोप बीजेपी पे, ये महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है। वो एक्चुअली शिंदे जी पे दबाव बनाने की कोशिश है, एकनाथ शिंदे पे, कि तुम्हारा कोई भविष्य बीजेपी के साथ नहीं है, ये तो सबको निगल जाते हैं, अभी तुम्हारी जरूरत है, विधानसभा में भी जरूरत थी, अभी भी जरूरत है, तो इसके बाद तुमको कोई पूछेगा नहीं, तो आ जाओ वापिस ही आ जाओ तुम। ऐसा अलग अलग बयान जो है कांग्रेस की तरफ से, चूंकि नीतीश कुमार को कितने साल से झेल रहे, कितने और लोगों के साथ बीजेपी ने, मैं इसलिए बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट यू विल फाइंड कि कांग्रेस दूसरे लोग छोड़ के चले जाए वो अलग बात है, खाली यूज दी उनको जहां तक हो सकता है उसका स्पेस देते हैं। तो आप मानते हैं कि बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है? ऐसा नहीं माना जा सकता। यदि कहा जाए कि सिंधे को उन्होंने यूज किया, तो सिंधे ने भी तो बीजेपी को यूज किया। आप दोनों तरफ से इस चीजों को देख सकते हैं कि उन्होंने भी यूज किया। देखिए महाराष्ट्र की समस्या ये है, सिंधे ये चाहते हैं कि आप स्टेट का गवर्नमेंट चला रहे हैं, और मैं आपसे पिछले भी डिस्कशन में बोला था कि महाराष्ट्र में शिवसैनिक उसी के पास रहेंगे जिसके पास सत्ता और पैसा दोनों रहेगा।
और उसको बचाने के लिए शिंदे चाह रहे कि यदि हमको बीएमसी मिल जाएगा तो जो शिवसैनिक मेरे पास आए वो टिकेंगे, नहीं तो ये धीरे से मेरे पास खिसक जाएंगे। और अपने वोटरों को बचाने के लिए और कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए ये जो भी ड्रामा चल रहा है अंतोगत्वा जीत वही होगी जो बीजेपी चाहेगी, ये सिद्ध है। दूसरी बात, मुसलमान वोट की बात हुआ कि कांग्रेस को ये उम्मीद है कि मेरे साथ आ जाएंगे। कांग्रेस को तो अब सीखना चाहिए कि बिहार में उनसे ज्यादा ओबीसी पावरफुल निकले। उनको ये सोचना था कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। और आपको बता दें सौरव जी, जब आप बंगाल में जाएंगे तो ममता के मुसलमान जो है, यार कहिए जो बंगाल के मुसलमान हैं, उनसे जब ये पूछा जाता है कि भाई आपको इनके बाद किन पे सबसे ज्यादा भरोसा है, तो कांग्रेस को छोड़कर एआईएमआईए के बारे में कहते हैं कि इन पे ज्यादा मुझे भरोसा है कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो कांग्रेस कितना विश्वास उन मुसलमानों के बीच खो चुकी है। 1.5 साल में सब कुछ अचानक कैसे बदल जाएगा? मैं ये सवाल है मेरा। मुसलमानों ने वोट दिया ना कांग्रेस पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में? दिया। देखिए वो एक दूसरा समीकरण था, आप उस चीज को भी देखिए कि उस समय का क्या समीकरण बना और जो सत्ता पक्ष थी उसके साथ समस्याएं क्या थी, तब उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि क्यों मुसलमान वहां पे गए। और मैं फिर बार आपसे आज भी बोलता हूं कि पार्लियामेंट इलेक्शन के रिजल्ट बीजेपी को देखकर आपको लगता है कि मुसलमान उधर से चक गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ऐसी नहीं थी। राजपूत वोट यदि नहीं कटा होता भारतीय जनता पार्टी से, न उत्तर प्रदेश का वैसा रिजल्ट होता, न बिहार का होता और न कहीं का। आप कह रहे हैं मुसलमान भी अब कांग्रेस के साथ नहीं है? नहीं है, मैं तो बंगाल में देख रहा हूं। सर आप भी ये कह रहे थे? हाँ, मतलब स्टेट लेवल पे जब आप जाएंगे तब नहीं है। ठीक। जहां स्टेट में, किसी स्टेट में बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, वहां तो वो तो ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं है। हाँ ठीक है। मतलब यूपी में नहीं जाएंगे। असम में एआईयूडीएफ मान लीजिए है, असम में भी प्रिंसिपल ऑपोजिशन तो कांग्रेस। असम में डिवाइड होगा, मतलब मुसलमान वोट मिलेगा और ज्यादा वोट मुसलमान वोट जो है कांग्रेस को ही मिलेगा। सर मैं दूसरी बात जो करना चाह रहा था वो ये कि क्या हमारे देश की पॉलिटिक्स, और तो इसमें टाइम ज़्यादा लेना चाहिए था मुझे, मगर क्या ये वन हॉर्स रेस जैसी होती जा रही है? हो गई है, लगभग हो गई है ना? लगभग हो गई। आप देखिए एक के बाद एक स्टेट उठाकर आप देखिए ना, अभी लेटेस्ट जो उसमें जुड़ा है उड़ीसा, बिल्कुल बीजेडी की हालत वहां देख लीजिए, दिन पर दिन खराब ही होती जा रही, कोई सुधार के लक्षण है नहीं। कांग्रेस वहां खड़ी होगी इसकी कोई तो कांग्रेसियों को भी अखिलेश उम्मीद जी क्या नहीं। मंत्र लेने गए थे फिर नवीन पटनायक से? अभी तो क्या है? नहीं, ऐसा है कि अखिलेश जी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। अभी 2-2.5 महीने पहले बेंगलोर में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई, पीडीए का वहाँ नाम नया दिया गया, क्या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कुछ इस तरह एजेंडा करके याद वो किया गया। बड़ा टेढ़ा सा बेंगलोर से क्या मतलब समाजवादी पार्टी का? आपका सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश पर टिका हुआ है। बिहार चुनाव में आप अपने से कूद कर चले गए प्रचार करने कि आपको लगा कि हम पूरी तस्वीर बदल देंगे बिहार चुनाव की, और ये जानते हुए कि अगर नहीं ऐसा हुआ तो उसका नुकसान उत्तर प्रदेश में आपको होगा, आरजेडी को थोड़ा नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में। फिर भी आप चले गए। तो कौन सलाह देता है, क्या स्ट्रेटजी है? भाई अगर राजनीतिक समझदारी दिखाते तो वो 2024 में लोकसभा से या तो लड़ते नहीं या लोकसभा से इस्तीफा दे देते और विधानसभा में रहते। उनकी लड़ाई किससे है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। असेंबली जब सेशन होगा आमने सामने दोनों होंगे। आज अखिलेश यादव की बात, उनका बयान सोशल मीडिया के अलावा कहाँ आता है? मीडिया में कौन सी बात, उनकी कही बात जो है बड़ी खबर बनती है। यूपी असेंबली में बोलते तो बनती। बोला ना बीजेपी से सीखनी चाहिए, प्रोफेशनली चुनाव लड़ती है। वो राहुल गांधी ने भी 2015 में बोला था कि आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा था, क्या ये बस ऐसा लग रहा है कि इस रेस में बीजेपी दौड़ रही है, बाकी कोई मुकाबला कोई नहीं दौड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? उस तरह का प्रयास किसी का नहीं दिखाई दे रहा है। ओके। न तो उस तरह का जो प्रधानमंत्री को आपने कोट किया अभी असम या बंगाल में, उन्होंने बोला कि भरोसा बढ़ता जा रहा है बीजेपी पर। सर मैं खबर दे दूं, क्योंकि वो टाइम खत्म हो गया नॉमिनेशन का बीजेपी अध्यक्ष के लिए, तो नितिन नवीन जी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, कोई और खड़ा ही नहीं हुआ। बधाई की बात। वन हॉर्स रेस जो अभी हम बात कर रहे थे, तो नितिन नवीन जी बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक बात है। वैसे तो कोई इलेक्शन कांग्रेस में भी नहीं होता, कभी कभी वो एक अपवाद स्वरूप कोई खड़ा हो जाता है, शशि थरूर जैसा, ये तो वहां भी ऐसे ही होता है, तो इस पे तो कोई बात नहीं है। हाँ सर, बात बीजेपी की, मतलब अब ताकत में, भूख में बीजेपी
का पैरेलल इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा देश में। जैसे वो खाली रीजनल लेवल पर जैसे कहते हैं वो भी खुद स्पेस यदि दे दें कि चलिए डीएमके को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या एकनाथ शिंदे को वहाँ एडजस्ट वो कर बैरन लैंड्स हैं कुछ, तो वो तो वहाँ बीजेपी अदरवाइज को तभी- नेशनल लेवल पर कांग्रेस का एक सही माने में कुछ हद तक, एक हमारे बड़े वरिष्ठ संपादक है आज सुबह भी वो कह रहे थे कि कुछ हद तक वो पहले भी मानते थे आज से 80-85 के साथ कि साहब ये कांग्रेसीकरण जो है धीरे धीरे जो नेशनल पार्टी बनती है, जो कांग्रेस का चूंकि बड़ा व्यापक था ना, जी। इसी तरह जब लोग कहते हैं इसमें बाहर के लोग आ गए, आरएसएस के कुछ लोग आपत्ति भी करते हैं, बीजेपी ने उन लोगों को भी अपने साथ, यदि आप गंगा है तो यमुना भी आए, सरस्वती भी आए, या समुद्र यदि होगा तो आपको उस ताकत बनाना है समुद्र तो की बीजेपी तरह- वहां पहुंच गई है सर जहां कांग्रेस अपनी पीक पे थी। मैं ख्याल है बल्कि कुछ मामलों में उससे अच्छी स्थिति धीरे धीरे आ रही है। मैं उसकी तुलना नहीं कर रहा हूँ जो 60 उस नेहरू मैं तो पूरा पूछ रहा हूँ ओवरऑल, जब सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, या मान लें जब उस पर पहुंचने वाली है। मतलब दक्षिण में उस एक- तरफ बस दक्षिण उसी में के एक बस- बार जो है बस दक्षिण में दक्षिण और मिल जाए बंगाल। वो तो तमिलनाडु जैसे देखिए ना, अभी तमिलनाडु असली इसलिए हो सकता है अगले 5 साल में आ जाए, आगे बढ़ करके जिस ढंग से हो रहा है फिर गठबंधन करके ही करे। केरल में एक मजेदार बात यही है कि एक समय में कुछ हद तक लगता है कि कांग्रेस बनी रहे, क्योंकि कुछ रीजनल पार्टीज को चेक करने के लिए मैं जैसा मानता हूँ, जैसे कांग्रेस भी एक समय बीजेपी के कुछ लोगों के प्रति सॉफ्ट रखती थी। भाई अटल बिहारी वाजपेयी की, सुषमा स्वराज है, इन लोगों के प्रति यदि जीतेंगे तो कम से कम इनसे हमारा डायलॉग हो सकता है। आई थिंक द सेम थिंग एक्सरसाइज हो रहा है। भाई प्रियंका गांधी चलो बात तो करेगी, कुछ सुनेगी, यदि बात हो सकता है इसलिए भी वो आई हो, उनको भी कई मैसेज दिया गया हो। मैंने डाउट है, मेरी किसी स्टडी से बात नहीं हुई। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा देश के लिए आगे वाले जो हमेशा कहते हैं ना विकसित भारत वाला मुद्दा, उसकी तरफ तो बढ़ रहा है। उसको एक स्टेट 2 स्टेट, वरना आप कोई सोच सकता है नॉर्थ ईस्ट में होना इससे बड़ी बात है, मैं ऐसा मानता हूँ। बीजेपी का मिजोरम और वहाँ के चीफ मिनिस्टर वगैरह ऐसे थे जो साइकिल से भी चलते थे, मतलब जमीनी भी थे। उसमें यदि बन गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में आधार बना रहे थे कि सत्ता ही अकेला लक्ष्य नहीं है कि हमारा प्रभाव पार्टी का और विचार का वहाँ पहुँच जाए। हर जगह कल्चर की बात, Yes. ये नॉर्थ ईस्ट की बात की आलोक जी ने। पेमा खांडू जो अभी मुख्यमंत्री हैं, ये जब पहली बार मिलने आए अमित शाह से और प्राइम मिनिस्टर से, तो बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के नेता इनके साथ आए थे, ये लोग बाद में बैठे कहीं और कहे कि ऐसी भी पार्टी होती है कि पार्टी के सबसे बड़े नेता से हम लोग गए, मिल के आए, इतनी देर तक बैठे, हमको 1-1 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था सोनिया गांधी या राहुल गांधी से, तो इस पार्टी में हम पहले क्यों नहीं आए? वो अभी भी नहीं बदला वहां पे। वो अभी नहीं। सर क्या बीजेपी का क्या ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको? जड़ मतलब पहुंच तो सब जगह गई है, चुनाव जीतना ना देखिए जीतना अलग बंगाल बात है। में मैंने पहले से कर रहा हूं कि स्थिति सुधरी है और काफी अच्छी सुधरी है। बंगाल जीतना कैसे, इस पे बीजेपी को रणनीति तय करनी है, पहली बात है। यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो कई बार मैं वहां जाता हूं, चूंकि बेटा वहां पे पढ़ता है तो मुझे उसके लिए जाना पड़ता है। तो जो भी ड्राइवर होते हैं, जो मेरे कैब के ड्राइवर होते हैं वहाँ से वेलोर की तरफ जाने का, उनसे जब बात कीजिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, जी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक बात वो जरूर करते हैं कि केंद्र ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया। अब वो बातें नहीं होती है कि या तो डीएमके को देखो, चाहे या ये डीएमके तमिलनाडु में भी लोग कहते हैं हाँ, बीजेपी लोग केंद्र की अब सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करे, तो ये एक बदलाव दिख रहा है। वहां पे जो चुनाव होगा, मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम होकर होगा, और वहां पे जो भी चुनाव होगा स्थानीय मुद्दे पे होगा, और लोगों का विश्वास बीजेपी के प्रति बढ़ा है, क्योंकि लगभग सारे राज्यों में उसका परफॉर्मेंस बेटर होता जा रहा है। और बगल का उसका कर्नाटका स्टेट है जहां पे बीजेपी ने पिछले शासन में किया था, और उम्मीद थी कि कांग्रेस के आने के बाद वहां एक अच्छा डेवलपमेंट का काम होगा। नहीं होने के बाद लोगों का जो बगल के स्टेट में, तो अब वो लोग चर्चा करते हैं कि बीजेपी ने कितना वहां पे काम किया था, और हमारे स्टेट में भी यदि इस तरह का माहौल बने तो शायद बेहतर होगा। ये इस साल उन राज्यों में चुनाव है जहां दोनों ही पार्टियों के पास, कांग्रेस और बीजेपी के पास, चुनौतियां भी बहुत हैं लेकिन स्कोप भी है चाहें तो देखते हैं कि कौन कन्वर्जन, किसका कन्वर्जन रेट जो है वो बेहतर होता है। वरना जीरो से कुछ भी मिला लीजिए तो जीरो ही होता है, ये अलग बात है। तो देखते हैं किसका ग्राफ कहाँ जाता है सर 2026 में। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आलोक जी बहुत धन्यवाद आपका, मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।